चलिए इस टॉपिक में गहरी डुबकी लगाते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता जैसे काफी उलझे हुए विषय की परतें खोलते हैं। ये शब्द आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया पर, दोस्तों की बातचीत में जी। लेकिन इसका असली मतलब क्या है और इसका असर कितना गहरा हो सकता है? बिल्कुल। आज हम सतही बातों से आगे बढ़कर रिश्तों पर, परिवारों पर और यहाँ तक कि हमारे ऑफिस की माहौल पर इसके छिपे हुए असर को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो सामग्री है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो एक तरफ अकादमिक रिसर्च से आती है और दूसरी तरफ उन लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों से जिन्होंने इसे झेला है। अच्छा, तो हमारा काम इन सभी अलग अलग आवाजों को एक साथ लाना है ताकि एक पूरी पिक्चर बन सके। हम सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जो इसे झेलता है उसकी दुनिया अंदर से कैसे दिखती है। तो फिर सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, नार्सिसिज्म असल में है क्या? क्योंकि हर कोई जिसमें थोड़ा आत्मविश्वास है उसे नार्सिसिस्ट कह दिया जाता है। स्रोतों के मुताबिक एक स्वस्थ आत्मविश्वास और नार्सिसिज्म में जमीन आसमान का फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। एक स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाता है। स्वस्थ आत्मविश्वास का मतलब है मैं अपनी जगह ठीक हूं और आप भी अपनी जगह ठीक हैं। यह समानता पर आधारित है। ओके। लेकिन नार्सिसिज्म का आधार है श्रेष्ठता की भावना, मतलब मैं आपसे बेहतर हूं। और जब यह व्यवहार एक हद से आगे बढ़ जाता है तो यह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एनपीडी का रूप ले लेता है। और वो एक गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये सिर्फ ज्यादा घमंड होने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। बहुत ज्यादा। एनपीडी को असल में आत्मसम्मान के संतुलन में एक भारी गड़बड़ी की तरह देखा जाता है। खाने के तरीके में गहरी समस्याएं होती हैं। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक इसके दो मुख्य लक्षण हैं। पहला, खुद को बहुत बड़ा चढ़ाकर देखना, जिसे ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, और दूसरा, लगातार दूसरों के ध्यान और तारीफ का भूखा रहना। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दिखावटी आत्मविश्वास के मुखौटे के पीछे अक्सर गहरा आत्मसंदेह और असुरक्षा छिपी होती है। बिल्कुल। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स हुआ। मतलब जो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है वो अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ हो सकता है। हाँ, ये पूरी तरह से एक मुखौटा है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल, एक झूठी भव्य पहचान जो उन्होंने अपने असली असुरक्षित मैं को दुनिया के सामने आने से बचाने के लिए बनाई है। वे इस झूठी पहचान को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यहाँ पर यह विषय और भी पेचीदा हो जाता है। इन स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है कि नार्सिसिज्म का सिर्फ एक ही रूप नहीं होता। जरूरी नहीं कि नार्सिसिस्ट हमेशा वही हो जो जोर जोर से अपनी बड़ाई करता फिरे। सही का, मोटे तौर पर इसके दो चेहरे बताए गए हैं। पहला तो वही क्लासिक रूप है जिसे ग्रैंडियोज या खुला नार्सिसिज्म कहते हैं। ये वही लोग हैं जो बेहद आकर्षक, करिश्माई और आत्मविश्वास से भरे लगते हैं। विशेषज्ञ इन्हें असहमत बहिर्मुखी कहते हैं। अच्छा। शुरुआत में लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन समय के साथ उनका अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाने का रवैया और वो हक की भावना साफ दिखने लगती है। अच्छा, तो ये तो उस आम धारणा के बिल्कुल उलट है। हाँ। मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है जो हमेशा खुद को बेचारा दिखाए और असल में वो भी एक तरह की नार्सिसिस्टिक चाल हो सकती है। बिल्कुल, और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। अच्छा। ये दूसरा प्रकार है जिसे वल्नरेबल या छिपा हुआ नार्सिसिज्म कहते हैं। ये इसका उदास चेहरा है। उदास चेहरा। हाँ, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट को आप शायद कुछ समय बाद पहचान लें, लेकिन वल्नरेबल नार्सिसिस्ट आपकी सहानुभूति का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करता है। मतलब वो तारीफ नहीं चाहता, दया चाहता है। हाँ बिल्कुल, मकसद वही है, अटेंशन। ये लोग बहुत संवेदनशील, अंतर्मुखी और हमेशा पीड़ित की भूमिका में रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें भी श्रेष्ठता और हक की वही भावना होती है, बस वो छिपी रहती है। और एक स्रोत में ये भी बताया गया है कि एक ही इंसान इन दोनों रूपों के बीच बदल भी सकता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत अहम है। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, उन्हें तारीफ मिल रही है, तो वे ग्रैंडियोस रूप में हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई चुनौती देता है या उनकी आलोचना करता है, तो वो तुरंत वल्नरेबल यानी पीड़ित वाले रूप में आ जाते हैं, ताकि सामने वाला दोषी महसूस करे। हाँ, और पीछे हट जाए। ये एक बहुत ही चालाक रणनीति है। ये समझना ही अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन असली खतरा तो तब शुरू होता है जब वे इन तकनीकों का इस्तेमाल करके दूसरों को कंट्रोल करने लगते हैं। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? यहीं से भावनात्मक शोषण का असली खेल शुरू होता है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक पूरा सिस्टम है। सबसे आम
और शायद सबसे खतरनाक तरीका है गैसलाइटिंग। इसका नाम एक पुरानी फिल्म से आया है। अच्छा। इसमें शोषक पीड़ित को उसकी अपनी ही याददाश्त, उसकी समझ और यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब वो ऐसी बातें कहेंगे जैसे तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, या मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम बातें बना रही हो। बिल्कुल। या तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। धीरे धीरे पीड़ित को लगने लगता है कि सारी गलती उसी की है और शायद वो पागल हो रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद पीड़ित की वास्तविकता की भावना को पूरी तरह से नष्ट कर देना है, ताकि वो पूरी तरह से शोषक पर निर्भर हो जाए। ये तो बहुत ही भयानक है। और इसके अलावा और कौन से तरीके हैं? स्रोतों में एक पूरे चक्र का जिक्र है। इसकी शुरुआत होती है लव बॉम्बिंग से। लव बॉम्बिंग? हाँ, रिश्ते की शुरुआत में वे बेइंतहा प्यार, तारीफें और तोहफों की बौछार कर देंगे। आपको लगेगा कि आपको अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा साथी मिल गया है। हाँ, और फिर जब उन्हें यकीन हो जाता है कि आप भावनात्मक रूप से उन पर पूरी तरह निर्भर हो चुके हैं, तब शुरू होता है डिवैल्यूएशन का दौर। डिवैल्यूएशन मतलब? अचानक वे आपकी आलोचना करने लगते हैं, आपको नजरअंदाज करते हैं और आपकी हर बात में कमी निकालते हैं। ये तो एक तरह का भावनात्मक विप्लैश हुआ। पहले आपको आसमान पर बिठाया और फिर अचानक जमीन पर पटक दिया। बिल्कुल। और अगर आप रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वे हूवरिंग करते हैं। हूवरिंग मतलब वैक्यूम क्लीनर की तरह? हाँ, बिल्कुल वही। आपको वापस अपनी जिंदगी में खींचने की कोशिश करते हैं, फिर से प्यार और वादे करके। मतलब ये एक अंतिम चक्र है। और एक और तरीके का जिक्र था, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये सिर्फ गुस्से में चुप हो जाने से अलग कैसे है? बहुत अलग है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक हथियार है। हथियार? हाँ, सजा देने और नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से बातचीत बंद कर देना, आपके अस्तित्व को ही नकार देना। ये पीड़ित में गहरी चिंता, डर और आत्मसंदेह पैदा करता है कि मैंने क्या गलत कर दिया। और वे शोषक को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर आता है प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी गलतियों, अपनी कमियों या अपने बुरे इरादों का आरोप दूसरों पर मढ़ देना। मतलब अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। बिल्कुल। जैसे अगर वे खुद बेवफाई कर रहे हैं तो अपने साथी पर ही बेवफाई का शक करने लगेंगे और उस पर आरोप लगाएंगे। ये पीड़ित को भ्रमित रखने का एक तरीका है। यह तो दिमागी तौर पर थका देने वाला लगता है। और स्रोतों में ट्रायंगुलेशन और स्मीयर कैंपेन का भी जिक्र है। ये क्या है? ट्रायंगुलेशन में वे किसी भी बहस या रिश्ते में एक तीसरे व्यक्ति को ले आते हैं। तीसरे व्यक्ति को? हाँ, या कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी हो सकता है। वे उस तीसरे व्यक्ति को अपनी तरफ कर लेते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो, वो भी मेरी बात से सहमत है, यानी गलती तुम्हारी ही है। इससे पीड़ित और अकेला महसूस करता होगा। बिल्कुल, अलग थलग। और स्मीयर कैंपेन शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी है। इसमें खासकर जब रिश्ता टूट रहा हो तो वे पीड़ित के दोस्तों, परिवार के बीच उसके बारे में झूठ और अफवाहें फैलाते हैं, ताकि उसका सपोर्ट सिस्टम भी खत्म हो जाए। हाँ, ताकि उसकी इज्जत और उसका सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाए। एक मिनट, लव बॉम्बिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, झूठ फैलाना, ये सब सुनकर ही घुटन महसूस हो रही है। ये तो किसी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट लगता है। बिल्कुल, ये कोई अचानक हुई घटनाएं नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो पीड़ित के आत्मविश्वास, उसकी पहचान और दुनिया को देखने के नजरिए को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो इन सब का उन लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये पैटर्न हर जगह दिखता है। परिवार के अंदर एक नार्सिसिस्टिक भाई बहन या माता पिता पूरे परिवार के माहौल को जहरीला बना सकते हैं। कैसे? वे भाई बहनों के बीच जलन और मुकाबला पैदा कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकते हैं या अपने साथी को उसके ही परिवार से काट सकते हैं। और काम की जगहों पर इसका क्या रूप देखने को मिलता है? क्योंकि वहां तो सब कुछ बहुत प्रोफेशनल होता है। देखिए, वहां ये और भी छिपा हुआ हो सकता है। नार्सिसिस्टिक लोग अक्सर अपने आत्मविश्वास और करिश्मे की वजह से इंटरव्यू में बहुत अच्छा करते हैं और लीडरशिप की भूमिकाओं में पहुंच जाते हैं। हाँ, शुरुआत में तो सबको बहुत प्रभावित करते होंगे। बिल्कुल, लेकिन लंबे समय में वे एक विषाक्त यानी टॉक्सिक माहौल बना देते हैं। वे टीम के सदस्यों के अच्छे काम का श्रेय खुद ले लेते हैं, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं और टीम में एक दूसरे के प्रति शक का माहौल पैदा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि अच्छे और प्रतिभाशाली कर्मचारी निराश होकर नौकरी छोड़ देते हैं, जिसे हम हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर
स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये सबसे चिंताजनक हिस्सा है। लंबे समय तक ऐसे शोषण को झेलने से लगातार चिंता, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। CPTSD। हाँ, CPTSD। ये सिर्फ तनाव नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव है। ये पीड़ित के सोचने, महसूस करने और दुनिया से जुड़ने के तरीके को बदल देता है। उन्हें खुद पर और दूसरों पर भरोसा करने में बहुत मुश्किल होती है। ये तो बहुत लाचार करने वाली स्थिति है। और स्रोतों में एक बात ये भी कही गई है कि HR डिपार्टमेंट भी अक्सर ऐसे मामलों में मदद नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला, भावनात्मक शोषण को साबित करना बहुत मुश्किल है। इसके कोई बाहरी निशान या सबूत नहीं होते। दूसरा, नार्सिसिस्ट अपनी छवि अपने से ऊपर के मैनेजमेंट के सामने बहुत अच्छी बना के रखते हैं। वो बहुत चालाक होते हैं। तो जब कोई कर्मचारी शिकायत करता है तो अक्सर उसकी बात को आपसी मनमुटाव या संवाद की कमी कहकर टाल दिया जाता है, और कभी-कभी तो पीड़ित को ही ज्यादा संवेदनशील मान लिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा व्यवहार करता ही क्यों है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? श्रुत बताते हैं कि इसकी जड़ें अक्सर बचपन में होती हैं, और इसके दो बिल्कुल विपरीत रास्ते हो सकते हैं। 2 रास्ते? हाँ, पहला रास्ता है जरूरत से ज्यादा तारीफ और दुलार। जब माता पिता बच्चे को ये महसूस कराते हैं कि वो दुनिया में सबसे खास है, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती, तो बच्चे में ये भावना घर कर जाती है कि वो बाकियों से बेहतर है। बिल्कुल, उसकी कोशिशों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसके होने के लिए उसे पूजा जाता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता इसके ठीक उल्टा है। माता पिता का ठंडा व्यवहार, अनदेखी या यहाँ तक के शोषण। अच्छा। ऐसे माहौल में बच्चा अपनी असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी से बचने के लिए अपने चारों ओर एक झूठा महान व्यक्तित्व का कवच बना लेता है। तो एक तरफ जरूरत से ज्यादा तारीफ और दूसरी तरफ बिल्कुल अनदेखी। दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मसम्मान स्वस्थ तरीके से विकसित ही नहीं हो पाया। ये समझना तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है। अगर शोषण इतना साफ है तो लोग चुप क्यों रहते हैं? पीड़ित आवाज क्यों नहीं उठाते? इसके कारण बहुत जटिल और गहरे हैं। सबसे पहले तो उन्हें डर होता है कि कोई उन पर यकीन नहीं करेगा, खासकर जब शोषक की सामाजिक छवि बहुत अच्छी हो। समाज भी अक्सर भावनात्मक शोषण को गंभीरता से नहीं लेता। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत तो चलता है, जैसी बातें कहकर उसे सामान्य बना देता है। और फिर अंजाम का डर होता है। बिल्कुल, नौकरी खोने का, सामाजिक बदनामी का, या यहाँ तक कि शारीरिक हिंसा का। और कभी-कभी तो वो लोग भी मदद नहीं करते जिनसे उम्मीद होती है, जैसे परिवार या दोस्त। हाँ, कभी-कभी वे नार्सिसिस्ट के बाहरी आकर्षक व्यक्तित्व से धोखा खा जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी मनोवैज्ञानिक धारणा सामने आती है, जिसे स्रोत ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। ये ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या चीज है? सुनने में ही विरोधाभासी लगता है, ट्रॉमा और बॉन्डिंग एक साथ। ये असल में शोषण के चक्र की वजह से पीड़ित और शोषक के बीच बना एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बंधन है। कैसे बनता है ये बंधन? शोषक कभी बहुत बुरा व्यवहार करता है और फिर अचानक बहुत प्यार और अच्छा व्यवहार करने लगता है। अच्छे पलों की ये रुक रुक कर मिलने वाली खुराक पीड़ित के दिमाग में एक तरह की लत पैदा कर देती है। तो वे उन अच्छे पलों के लिए बुरे पलों को सहते रहते हैं। हाँ, ये स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा ही है। इसी बंधन की वजह से सब कुछ जानते हुए भी पीड़ितों के लिए ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि नार्सिसिज्म एक बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम है। ये सिर्फ घमंड नहीं है, इसके छिपे हुए रूप हैं, हेर-फेर के तरीके बहुत व्यवस्थित और विनाशकारी हैं, और इसका असर इंसान के मानसिक स्वास्थ्य, उसके रिश्तों और उसके काम पर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मुश्किल इंसान होने का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरा और नुकसान पहुंचाने वाला पैटर्न है। हाँ। और अंत में एक विचार जो इन स्रोतों से उभर कर आता है, कई विशेषज्ञ आज के दौर को नार्सिसिज्म की महामारी कह रहे हैं। महामारी? हाँ, उनका मानना है कि सोशल मीडिया, जहां हम अपनी जिंदगी का एक आदर्श संस्करण दिखाते हैं, और एक व्यक्तिवादी संस्कृति जो हमें सिखाती है कि हमारी अपनी खुशी ही सबसे ऊपर है, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर हमारी संस्कृति धीरे धीरे वास्तविक संबंधों, समानुभूति के बजाय आत्मप्रचार और एक दिखावती छवि को ज्यादा महत्व देने लगेगी, तो हमारे समाज और हमारे रिश्तों के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस माहौल में हम अपने जीवन में
इन प्रवृत्तियों के खिलाफ खुद को और अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।